रहस्यमय। आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में उपन्यास क्यों लिखते हैं जिसने दुश्मन के साथ गठबंधन बनाया है? 30 के दशक में यह युवा बंगाली आया। एक ऐसा अधिकारी मुझसे पूछ रहा था, किसके दुश्मन को? मैंने पूछ लिया। वह मेरे प्रश्न से थोड़ा भ्रमित हुआ, यहां तक कि अनउत्तरित भी। मात्र 40 साल के अपने करियर में सुभाष चंद्र अपनी प्रतिभा के साथ इतिहास में दर्ज हो गए। असहमति के बदले आते जाते रहेंगे, लेकिन नेताजी ने ध्रुव तारे की तरह इतिहास में अपना अटल स्थान बनाया। 20वीं सदी में शायद ही किसी भारतीय नेता का जीवन इतना तूफानी, वीरतापूर्ण और नाटकीय घटनाओं से भरा रहा हो। नवंबर 1945 में आजाद हिंद फौज का मुकदमा दिल्ली के लाल किला में हुआ। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र की लोकप्रियता चरम पर पहुंच गई थी। अवध देश में घटी इस घटना के बाद माताओं ने प्रशंसा स्वरूप अपने बच्चों का नाम सुभाष रखना शुरू कर दिया। राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ साथ नेताजी की तस्वीरें भी घरों में नजर आने लगीं। उनकी आजाद हिंद फौज की वीरता का ठीक ठाक पता आम जनता को नहीं है। बिजली कैसे गिरी थी, कैसे हुई भारी उल्कापात, वीरता की उज्जवल तरंगे किस सीमा तक पहुंच गई थी, यह बात आज भी लोगों को पता नहीं है। लेकिन हर कोई महसूस कर सकता था कि कुछ अद्भुत घटित हुआ है। जब महात्मा गांधी ने पूरी दुनिया में अहिंसा के दर्शन का झंडा फहराया, तो गुलामी की जंग को जलाने के लिए साम्राज्यवादियों को आग देनी जरूरी थी। ऐसी उत्तरी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले सुभाष चंद्र का राष्ट्र आंदोलन में उदय एक अभूतपूर्व घटना है। गांधी युग से ही सुभाष चंद्र के बारे में गलतफहमियां शुरू हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों के साथ नेताजी की मिलीभगत का मतलब यह था कि उन्होंने देश के भाग्य को तानाशाहों के दांव पर लगा दिया। ऐसा अब तक कई लोगों को डर है। आजाद भारत में माउंटबैटन की कूटनीति की हकीकत से भी बढ़कर अधिक दिन व्यतीत हो गए, लेकिन सैन्य इतिहास यह स्पष्ट करता है कि इम्फाल और कोहिमा में जापानी सेनाओं और आजाद हिंद माउंटबैटन को अकेले ही कई बार पसीना बहाना पड़ा। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के बाद दुनिया का संदर्भ बदल गया। आत्मसमर्पण के बाद जापान 4-5 वर्षों तक अमेरिका के तले कुचला रहा। इसीलिए कई वर्षों तक नेताजी और आजाद हिंद फौज का रोमांचक इतिहास टोक्यो कार्यालय में धूल में पड़ा रहा। नेताजी का साहस अटूट था। उन्होंने आजादी के लिए आधी दुनिया का बलिदान दे दिया, लेकिन यह मूर्खतापूर्ण जल्दबाजी थी। ऐसे में देश को आजादी मिलना कैसे संभव है? ऐसे सवाल आज भी पूछे जाते हैं। लेकिन नेताजी कोई राजकुमार नहीं थे जो गुलाब कावली के फूल के लिए दुनिया घूमने निकले थे। SI परीक्षा मेरिट लिस्ट में 4थी स्थान पर रहे। गांधी जी के विरोध के बावजूद देश की बुद्धिमान जनता ने उन्हें बहुमत से कांग्रेस का अध्यक्ष चुना। रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, मेघनाथ साहा आदि बुजुर्गों ने उनकी विधिवत प्रशंसा की थी। ऐसी स्थिति में वे केवल लापरवाह साहसिक कार्यों में अंधे होकर अपने उज्जवल करियर को पूरी तरह से अंधकारमय करके अपने देश को कैसे छोड़ सकते हैं? उन्होंने जर्मनी और पूर्वी एशिया में आजाद हिंद सेना में सेवा की, इसलिए उनके बारे में साहित्य जर्मन, जापानी, फ्रेंच, बंगाली जैसी कई भाषाओं और दुनिया के विभिन्न कार्यालयों में अटका हुआ था, जिन देशों में नेताजी ने कदम रखे थे। यहाँ की भाषा में उनके पद चिन्हों का पता लगाना और उनके व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों का ग्राफ एक बड़े फलक पर प्रस्तुत करना आवश्यक था। अध्ययन की शुरुआत में मुझे एहसास हुआ कि इस परियोजना का कोई विकल्प नहीं था। यही कारण है कि वास्तविकता की पृष्ठभूमि पर आधारित हो उपन्यास को खत्म करने में मुझे लगातार कई साल बिताने पड़े।
मशहूर निर्देशक रिचर्ड एटनबोरा ने विश्व प्रसिद्ध फिल्म गांधी बनाई थी, लेकिन उसमें सुभाष चंद्र की एक भी झलक नहीं थी। गांधी और नेहरू तथा स्वतंत्रता आंदोलन का अध्ययन सुभाष चंद्र की उपलब्धियों के बिना नहीं किया जा सकता। गांधी साहित्य और नेहरू साहित्य के 88 खंडों का संविधान पूर्वक अध्ययन इन त्राई के भीतर संबंधों के इंद्रधनुषी जाल को देखकर किसी भी विद्वान की आंखें चमक उठेगी। हम तीनों के बीच आंतरिक रिश्ते शेक्सपियर की त्रासदी का रूप लेने लगे हैं, ऐसा खुद नेहरू कहते हैं। तीनों के बीच संबंध का निर्देशन सबसे पहले नीरज चौधरी और माइकल प्रेशर ने किया था। उन तीनों के बीच हुई पत्र व्यवहार और अभिलेखों को देखकर मुझे ऐसा लगा मानो किसी विशाल पर्वत की चोटियां आपस में अनोखा संवाद कर रही हो। लेंगे कॉलिंस और डेमनिक लेपेरे ने मसालेदार एब फ्रीडम एड मिडनाइटर लिखा। उन्होंने रंग भरने के लिए भारतीय नेताओं के बहुत सारे चुटकुले, बहस और रोमांटिक जीवन का इस्तेमाल किया, लेकिन दोनों ने नेताजी से बचने का फैसला किया। उन्होंने सुभाष चंद्र को एक शब्द में विद्रोही कहा। इस उदाहरण से पता चलता है कि सुभाष चंद्र और उनकी आजाद हिंद फौज के पूरे मामले को जानबूझकर दबाने का लगातार दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन साथ ही लुई एलन, जैपिस लेब्रा, आर्थर स्वानसन, मिलन ऑनर, T.S, दुनिया भर से सरीन, पीटर फे, गोडबिन नागासाकू, नेबुकी जैसे विद्वान आजाद हिंद फौज और नेताजी की उपलब्धियों पर अलग अलग प्रकाश डालते हैं, और भारतीय के लिए ये आइडिया ही काफी नहीं था। अध्ययन के अंत में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि आजादी से पहले विदेशी लोग नेताजी की शक्ति से डरते थे और आजादी के बाद स्थानीय लोग उनकी छाया से डरते थे। श्रद्धालु भक्त उन्हें देवता के पास ले गए। नेताजी ने चलो दिल्ली का नारा लगाया। यह कीर्तनकारी पाठ में इतनी आसानी से कहा गया है कि बताइए। सुबह सुबह सुभाष चंद्र बोस उठकर सिंगापुर के दर्जी के पास चले गए। उन्होंने अपनी सेना की वर्दी सिलवाई और आराम से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वास्तव में सुभाष चंद्र बोस का जीवन रोमांचक लेकिन बहुत दर्दनाक था। उन्हें जीवन भर साहस की फिसलन भरी ढलान पर आत्मसम्मान की खुशबू को बरकरार रखते हुए निडर लेकिन सटीक कदम उठाते हुए चलना पड़ा। उसने ऋषि के आश्रम में नम्रता पूर्वक प्रणाम किया, लेकिन वह अपनी फाजिल तारीफ के आगे कभी नहीं झुके। शैतान की खतरनाक मांदों में भटकते समय उन्होंने अपने आत्मसम्मान की परत को कभी ढीला नहीं होने दिया। आजादी के नायक सावरकर ने आजादी के बाद देश के क्रांतिकारियों का एक सार्वजनिक सम्मेलन बुलाया था और उसकी कुर्सी पर नेताजी की एक तैल चित्र लगाई गई थी। एक क्रांतिकारी का दूसरे क्रांतिकारी को हाँ कहना अभूतपूर्व सलाम है। सुभाष चंद्र का जीवन संघर्ष कई स्तरों पर हुआ था। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और गांधी नेहरू से प्रेम, वही संघर्ष विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का कष्टकारी जीवन और अंत में पूर्वी एशिया की चमक। 1941 से 42 में ही जापान द्वारा इम्फाल अभियान रद्द कर दिया गया, लेकिन नेताजी के आग्रह पर ही 1944 में इसे दोबारा लागू किया गया। युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी को एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक सहयोगी मानकर उनका बहुत बड़ा साथ दिया। दुनिया के इतिहास में आजाद हिंद फौज जैसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है, जहां 1 लाख से 35 लाख युद्ध बंदी आते हों, एक साथ मिलकर अपनी देश की आजादी के लिए जोरदार संघर्ष करें। गांधी, नेहरू, टैगोर के साथ साथ हिटलर, मुसोलिनी, तोजो जैसे तानाशाह भी सुभाष चंद्र के जीवन में आए।